हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योग्राफी जुनून में। दोस्तों, पिछले वीडियोस में मैं आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पूरी जानकारी दे चुका हूं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हमने पढ़ा क्रस्ट, मेंटल, कोर, भूपरपट्टी, प्रवार और क्रोड को पढ़ा हमने। तो हमने सियाल, सीमा, निफे पढ़ी, हमने जेफरीज, आर्थर होम्स और किसका स्वेस का मॉडल, सारे मॉडल हमने आपको बता दिए हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आपको आई होप पूरी जानकारी हो गई होगी कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या है। अब देखिए, मैंने जब वीडियोस की स्टार्टिंग में ही लिया था कि हमें दो सवाल किए थे, सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4। चौथा सवाल यह था कि हमें कैसे पता चला कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना ऐसी है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में मैं आपको इस सवाल का जवाब देने वाला हूं। कोशिश करूंगा मैं आपको कि एक वीडियो में इसको कंप्लीट करूं, नहीं तो हम इसको 2 वीडियोस में इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। क्या? पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसके स्रोत क्या हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के स्रोत क्या हैं, सोर्स क्या हैं। ठीक है, तो स्रोत जो हैं वो हम पता करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना मैंने आपको बताई, उसमें हम देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो हमने देखा सियाल, सीमा, निफे या हम कहीं भूपरपट्टी और मेंटल और कोर के बारे में, तो इसके जानने के हमारे 2 साक्ष्य हो सकते हैं। 2 तरीके की चीजें हो सकती हैं जिनसे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जान सकते हैं। पहला आते हैं प्रत्यक्ष स्रोत। कैसे स्रोत? प्रत्यक्ष स्रोत हो सकते हैं। और दूसरे कैसे हो सकते हैं? अप्रत्यक्ष। ठीक है दोस्तों, मतलब डायरेक्ट सोर्स हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं? इनडायरेक्ट सोर्स। अब डायरेक्ट सोर्स कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट सोर्स कौन से होते हैं? देखिए, डायरेक्ट सोर्स हो सकते हैं। कैसे होते हैं डायरेक्ट सोर्स? जिनसे हम जैसे किसी चीज को हम उठा के और देखें तो सीधा सीधा हमें अनुमान लग जाए कि ये क्या है। ठीक है, वो डायरेक्ट सोर्स है। इनडायरेक्ट सोर्स ये है कि हमको खुद को मालूम नहीं चल रहा है, हम किसी से पूछ के या हम उसको ठोक के बजा के कुछ अनुमान लगाएं कि यह है क्या है। ठीक है, तो वो इनडायरेक्ट सोर्स हो गया। तो हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्स के बारे में जो मालूम करेंगे उसमें प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत। अब प्रत्यक्ष स्रोत क्या है? देखिए, पृथ्वी के अंदर हमने देखा कि कैसी कैसी चट्टानें हैं, ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, कहां पे हमारा निकल फेरस है, कहां पे सियाल है, कहां सीमा है। तो उसके लिए हमको डायरेक्ट सोर्स हम पता कैसे कर सकते हैं कि हम पृथ्वी के अंदर क्या करें? छेद कर दें। क्या कर दें? छेद कर दें। यानी हम क्या कर दें? अंतर्वेदन कर दें। अंतर्वेदन मतलब ड्रिलिंग। क्या कर सकते हैं हम? ड्रिलिंग कर दें। पहला सोर्स तो ये हो सकता है। दूसरा सोर्स हो सकता है प्रत्यक्ष साधन। क्या हो सकता है कि हम या तो चट्टान को देखें या क्या चट्टान बोल दें, या हम खान जो होती है हमारी माइंस जो हैं उनको देख करके उनमें अंदाजा लगा सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं या तो रॉक जो है उससे हम अनुमान लगाएं। क्यों? क्योंकि हमारी खाने जो हैं वो 3-3, 2.5 और 2-2 किलोमीटर तक गहराई तक होती है। हालांकि वहां पे मानव नहीं जाते हैं, मशीनों से ही ज्यादा काम होता है, मगर वहां से जो चट्टानें हमें प्राप्त होती हैं उससे भी हम अनुमान लगा सकते हैं। तीसरा हमारा क्या हो सकता है कि ड्रिलिंग हम कर चुके हैं, हम खान हम खोद चुके हैं। ठीक है, इनसे हमें पता नहीं चल रहा है तो हम ज्वालामुखीयता से भी पता लगा सकते हैं। ज्वालामुखीयता क्या? वॉल्केनिक एक्टिविटी जो है, वॉल्केनिज्म जो है, उससे भी हमें पता लग सकता है कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना कैसी है। यह भी हमारा क्या हो सकता है? प्रत्यक्ष साधन हो सकता है। अप्रत्यक्ष साधन में क्या क्या आ सकते हैं? इनडायरेक्ट सोर्स में, इनडायरेक्ट सोर्स में हम ले सकते हैं घनत्व को ले सकते हैं कि हम पृथ्वी के घनत्व से अंदाजा लगाएं, घनत्व में परिवर्तन से अंदाजा लगाएं। दूसरा हम ले सकते हैं तापमान से हम अंदाजा लगाएं कि पृथ्वी के अंदर तापमान में किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है। यह भी एक अप्रत्यक्ष स्रोत होगा, क्योंकि तापमान से सीधा सीधा तो कुछ नहीं पता चलेगा, एक अनुमान ही लगाया जाएगा। या हो सकता है हम दाब से पता लगाएं
कि पृथ्वी के अंदर दाब कैसा हो रहा है, यानी हम या तो डेंसिटी से पता लगाएं या टेम्परेचर से पता लगाएं या किससे पता लगाएं, प्रेशर से पता लगाएं। 3 तो ये हो गए। इसके अलावा किससे पता लगा सकते हैं हम? इसके अलावा हम पता लगा सकते हैं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति से, बल से भी पता लगा सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स से भी पता लगा सकते हैं हम। ये भी एक इनडायरेक्ट सोर्स होगा। इसके अलावा हम किससे पता लगा सकते हैं? पृथ्वी के अंदर जो भूचुंबकत्व है, भूचुंबकत्व जो है हमारा, उससे पता लगा सकते हैं। ठीक है, भूचुंबकत्व, मैग्नेटिक एक्टिविटी जो है उससे, मैग्नेटिज्म से पता लगा सकते हैं हम। ठीक है, तो घनत्व, तापमान, दाब, गुरुत्वाकर्षण, भूचुंबकत्व। इसके अलावा किससे पता लगा सकते हैं हम? उल्का पिंड से पता लगा सकते हैं कि उल्का पिंडों का हम अध्ययन करें तो उससे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में मालूम चले। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जिसका आधार हम लेते हैं वो हो सकता है हमारा भूकंप तरंगे, अर्थक्वेक से भी हम पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। ठीक है, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के मालूम करने के लिए प्रत्यक्ष साधन तो हमारा है ड्रिलिंग, रॉक, चट्टाने या खान या ज्वालामुखीता, वोल्केनिज्म। इनडायरेक्ट सोर्सेज में आता है डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर और ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिज्म और हमारे मेटेरियल्स और अर्थक्वेक या सीस्मोग्राफ। इन सब चीजों से हम पृथ्वी के, इन अप्रत्यक्ष स्रोतों से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगा सकते हैं। क्लियर है? अब आपको पता चल गया कि हमने कैसे मालूम किया कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या है। अब देखिए, हमें एक एक को इसमें से पढ़ना है। एक एक को पढ़ते हुए हम ये देखेंगे कि कौन सा जो हमारा स्रोत है वो कितना इफेक्टिव है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रत्यक्ष साधनों की बात करेंगे, फिर अप्रत्यक्ष स्रोत की बात करेंगे। प्रत्यक्ष स्रोत जो है हमारे, उसमें सबसे पहले है ड्रिलिंग, कि भाई हम पृथ्वी के अंदर क्या करें, एक छेद कर दें बड़ा सारा, गहराई तक जाएं और उससे हमें पता चल जाए कि भाई पृथ्वी के अंदर क्या है। अब देखिए दोस्तों, पृथ्वी के अंदर आज तक जो गहराई में जो खोज की जा चुकी है, जो आज तक मैक्सिमम जो पृथ्वी के अंदर इंसान ड्रिल कर सका है, वो है 12 किलोमीटर। कितना? केवल 12 किलोमीटर की गहराई तक ही इंसान पृथ्वी के अंदर अभी तक ड्रिल कर पाया है। और वो कहां पे है? वो आर्कटिक सर्किल के अंदर। किसके अंदर? आर्कटिक क्षेत्र जो है वो किस क्षेत्र में पड़ता है? वहां रसिया, जो रूस है, उसके कोला प्रायद्वीप में, रूस के कोला प्रायद्वीप में एक ड्रिलिंग की गई है। उस वैज्ञानिक ड्रिलिंग में हम 12 किलोमीटर की गहराई तक ही पता लगा पाए हैं, उससे नीचे गहराई नहीं हो पाई है। क्यों? क्योंकि उससे नीचे जाने पे पृथ्वी का तापमान लगभग 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, और इतने उच्च ताप पर ना तो ड्रिलिंग यंत्र काम कर सकते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ जो चट्टाने हैं वो ठोस की तरह व्यवहार ना करके एक प्लास्टिक की तरह व्यवहार करती है, जिसमें ड्रिलिंग मशीन काम नहीं कर पाती है। तो इससे ज्यादा गहराई पर हम पता नहीं लगा सकते। और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी बताई गई है? 6371 किलोमीटर। तो बताइए, क्या पृथ्वी की पूरी गहराई का पता लगाया जा सकता है इससे? पृथ्वी की पूरी मोटाई में हम क्या क्या चट्टाने हैं, इसका ड्रिलिंग से पता नहीं लगा सकते हैं। तो हमारा जो पहला स्रोत है वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है, जिसका अंतर्वेदन का। दूसरी बात हम करें खान या चट्टानों की, तो खान या चट्टानों से क्या तात्पर्य है कि जो हमारी खानें हैं, जैसे सोने की खान है या हमारी लोहे की, मैग्नीज की, जिसकी भी हम खान में जाएं, वहां से जो चट्टानें निकलती हैं, उन चट्टानों का हम वैज्ञानिक अध्ययन करें, और उस वैज्ञानिक अध्ययन से हमें पता लगे कि इसमें क्या क्या पदार्थ हैं। मगर
वो कितनी गहराई तक की हो सकती हैं, खाने कितनी हो सकते हैं, 3 किलोमीटर मैक्सिमम 3.5 किलोमीटर, इतनी ही अभी तक गहराई की खाने हैं। तो इससे नीचे क्या है हम वो भी नहीं बता सकते। तो दूसरा हमारा पॉइंट, चट्टान या खानों का अध्ययन करें तो वो भी संभव नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों चीजों से हम बता नहीं सकते कि पृथ्वी के गर्भ में, इंटीरियर में क्या क्या चीजें हैं। तीसरी बात आती है हमारी दोस्तों ज्वालामुखीयता। तीसरा हमारा जो प्रत्यक्ष साधन है वो क्या है, ज्वालामुखीयता। तो ज्वालामुखीयता की जब हम बात करते हैं वोल्केनिज्म की, तो इससे हमें एक चीज पता लगती है, क्या कि ज्वालामुखी में क्या होता है, लावा जो है, मैग्मा जो है वो बाहर आता है और लावा के रूप में फैलता है। ठीक है, तो हमें यह पता लगता है कि अंदर कुछ तो ऐसा है, कुछ तो ऐसी, कोई तो ऐसा क्षेत्र है जहां पे गर्म लावा या गर्म मैग्मा जो है वो अवस्थित है। ठीक है, तो कहीं तो ऐसा कोई ऐसी परत होगी जिसमें मैग्मा है और वो तरल अवस्था में है। तो हमें इससे इतना पता लग पाता है ज्वालामुखीयता से कि पृथ्वी की गहराई में एक तरल अवस्था में मैग्मा का चैम्बर अवस्थित है, और उस मैग्मा से हम ये अनुमान लगा सकते हैं, मैग्मा जब बाहर आएगा लावा के रूप में तो वो क्या होगा, ठंडा होगा, और ठंडा होकर के उससे क्या बनेंगी, चट्टानें बनेंगी। और उन चट्टानों के अध्ययन से हम ये बता सकते हैं कि ये चट्टानें जो हैं वो किस किस पदार्थ की बनी हैं, इसके अंदर कौन कौन से पदार्थ हैं, ये ज्वालामुखीयता से हम बता सकते हैं। मगर अब इसका भी एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है, देखिए पृथ्वी के अंदर जब हम जाते हैं तो हमें पता चल रहा है कि पृथ्वी के अंदर जाने पे इतना तो पता चल रहा है कि क्या बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, क्योंकि मैग्मा का तापमान बहुत ज्यादा होता है। तो कहीं ये तो हमें इससे आइडिया लग जाता है कि तापमान ज्यादा है और कहीं तरल अवस्था में पदार्थ एग्जिस्ट कर रहा है। मगर जो लावा बाहर निकल के आ रहा है, हमें उसकी गहराई का कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि वो जो लावा जो निकल के आया है, बाहर जो निकल के आया है, वो किस गहराई से आया है। वो हो सकता है 1000 मीटर से ही आया हो सकता है 2000 मीटर से आया हो सकता है 200 मीटर से ही आया हो। तो पृथ्वी के पूरे आंतरिक भाग से हम ये अनुमान नहीं लगा सकते। अगर ऐसा देखा जाए, ज्वालामुखीयता को अगर हम अंदाजा माने, तो हम कहेंगे कि भैया ऊपर तो क्या है, ठोस परत है, ऊपर ठोस परत है, और नीचे पूरा जो है उसमें सिर्फ क्या है, लावा ही लावा है, मैग्मा ही मैग्मा है। इसके अलावा तो हमें कुछ पता चलता ही नहीं ज्वालामुखीयता से। कैसे पता चलेगा कि नीचे ठोस भी हो सकता है, कहीं कहीं पे हो सकता है कि सेमी लिक्विड भी हो। ठीक है, तो हमें इसका तो पता ही नहीं लगे, हमें एक ही चीज पता लगे कि वह ऊपर ठोस और नीचे तरल। तो ज्वालामुखीयता भी जो हमारा प्रत्यक्ष स्रोत है वो इस चीज की सटीक जानकारी नहीं दे पाता है कि पृथ्वी के अंतरतम में, पृथ्वी के इंटरनल पार्ट जो है उसमें क्या है। ठीक है, तो हमारे 3 स्रोत जो मेजर स्रोत थे, डायरेक्ट सोर्स, वो हमारे पूरी तरह से पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी प्रदान करने में सफल नहीं हो पाते हैं। अब बात आती है हमारे अप्रत्यक्ष स्रोत की। अप्रत्यक्ष स्रोत में हम सबसे पहला लेते हैं घनत्व की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम घनत्व की। देखिए घनत्व क्या है, घनत्व है इकाई आयतन में द्रव्यमान की मात्रा। यानी अगर किसी बीकर में, मान लीजिए इस पदार्थ में इकाई आयतन है, दोनों 1-1 लीटर के हैं, ठीक है, और इसके अंदर अगर कहीं पे इतना ही द्रव्यमान किसी पदार्थ का है, इतने अणु हैं, और इसमें इतने सारे अणु हैं, ठीक है, तो घनत्व किसका ज्यादा होगा, जिसमें द्रव्यमान ज्यादा होगा। तो इसका क्या होगा, डेंसिटी हाई होगी और इसकी डेंसिटी क्या होगी, लो होगी। ठीक है, तो पृथ्वी के घनत्व के बारे में हमें जानकारी, मैंने आपको बताया कि पृथ्वी की जो ऊपरी संरचना है, जो क्रस्ट है, उसमें 2.8 से लेकर के लगभग 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक क्या है, घनत्व है। उससे नीचे हम जब जाते हैं तो हमारा जो मेंटल है उसमें लगभग 4.3 से 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक घनत्व है। उससे और नीचे जाते हैं हम, जो हमारा कोर है, तो उस कोर में क्या है, 10 से लेकर के और 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक का घनत्व हो जाता है।
तो हम देख रहे हैं कि पृथ्वी के नीचे जब हम अंदर गर्भ में जाते हैं तो गर्भ में पृथ्वी के अंदर तक भाग में जाते हुए नीचे जाने पे क्या बनता है, घनत्व बढ़ता है। अब इसका अंदाजा, इस घनत्व का जो अंदाजा है वो लगाने के लिए हमें एक चीज जाननी होगी कि घनत्व क्यों बढ़ रहा है। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि घनत्व बढ़ने के दो कारण हो सकते हैं। पृथ्वी के अंदर अगर घनत्व बढ़ रहा है तो हम उस घनत्व से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला क्या कारण हो सकता है कि पृथ्वी के ऊपर की जो परतें हैं, चट्टाने जो हैं, उन परतों से क्या लग रहा हो, बहुत अधिक दाब उत्पन्न हो रहा हो। पहली संभावना ये है क्या कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक इतनी परतें बनी हुई हैं, इतनी लेयर्स हैं कि उन लेयर्स के भार की वजह से बहुत अधिक दाब उत्पन्न हो रहा है और उस दाब के कारण घनत्व बढ़ रहा है। मगर इस पहले जो हमारी संभावना है, इसको जब प्रयोगशाला में प्रयोग किया गया, जब लेबोरेटरी टेस्टिंग की गई कि क्या नियत आयतन पे हम जब दाब बढ़ाएं, नियत आयतन पे जब हम दाब बढ़ाएं तो क्या घनत्व में वृद्धि होती है, ये मालूम करने के लिए देखा गया कि घनत्व में वृद्धि एक निश्चित मात्रा तक ही हो पाती है। उसके बाद हम कितना भी दाब बढ़ा लें, घनत्व में वृद्धि नहीं होती है। तो यह देखा गया कि इतना उच्च घनत्व जो है वो सिर्फ दाब से संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो पहली संभावना ये जो दबाव से घनत्व की उत्पन्न होने की थी कि जो परतें हैं, हमारी जो लेयर्स हैं, उन लेयर्स पे एक के ऊपर एक इतनी लेयर्स हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग तक जाते जाते इतना दाब उत्पन्न हो जाता है कि इससे इसका घनत्व बहुत ज्यादा उच्च हो जाता है। मगर प्रयोगशाला प्रयोग में यह साबित नहीं हो पाता है। इसके बाद दूसरी संभावना जो हमारी निकल के आती है कि घनत्व उच्च इसलिए भी हो सकता है कि पृथ्वी की आंतरिक भाग जो हैं वो बने ही ऐसे पदार्थों से हों जो बहुत भारी हो। ठीक है, कैसे हो सकते हैं, बहुत भारी पदार्थों से बने हो सकता है। और यह संभावना ज्यादा उचित प्रतीत होती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग जो है वो ऐसे पदार्थों से बना है, इतने भारी पदार्थों से बना है कि हमारे जो पृथ्वी के अंदर भाग में हम जाते हैं तो उसका घनत्व जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो इसमें क्या आता है, जैसे लोहा है, निकेल है, जो हमने निफे पढ़ी है आपको, तो हमें कैसे पता चला कि लोहा और निकेल से बना हुआ है? उसका अंदाजा हमें इसी से लगा कि पृथ्वी के अंदर दाब जो है वो बहुत ज्यादा है। देखिए, प्रत्यक्ष स्रोत नहीं है, हमने डायरेक्ट नीचे से कोई चट्टान निकाल करके बात मालूम नहीं किया है। कहीं आप ऐसा सोच रहे हो कि नीचे से चट्टान निकाल के मालूम किया, ऐसा नहीं है। हम इनडायरेक्ट सोर्स की बात कर रहे हैं। इनडायरेक्ट सोर्स में हमने सिर्फ एक आइडिया, एक वैज्ञानिक अनुमान लगा है कि पृथ्वी के नीचे द्रव्यमान पृथ्वी के नीचे घनत्व बहुत अधिक है। और उस घनत्व का कारण क्या हो सकता है कि एक तो ये हो सकता है कि ऊपर से दाब बढ़ रहा हो, पर दाब हमने प्रयोग करके देख लिया, सही साबित नहीं हुआ है। तो दूसरा हो सकता है कि भारी पदार्थ हो, पदार्थ भारी हो। तो इससे हमें पता चलता है कि भारी पदार्थ हैं, लोहा और निकेल जैसे भारी पदार्थ हैं। इसकी वजह से जो है पृथ्वी का अंदरूनी भाग जो है उसका घनत्व बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। दूसरा, अब इसके इस फैक्ट के कि भारी पदार्थों की वजह से बढ़ा है, इस फैक्ट के लिए हमारे पास दो साक्ष्य जो है वो इस फैक्ट को क्या करते हैं, कंसेंट देते हैं। क्या देते हैं इसको, सहमति। पहला कि हमारी पृथ्वी जो है उसके अंदर एक चुंबकत्व का जो गुण पाया जाता है वो इन्हीं भारी पदार्थों की, ऐसे ही लोहा और निकल की वजह से पाया जाता है। तो पृथ्वी का जो चुंबकत्व है वो इस बात को भी साबित करता है कि पृथ्वी का घनत्व जो है गहराई के साथ बढ़ता है और आंतरिक भागों में भारी पदार्थ जैसे लोहा और निकल अवस्थित हैं। तो ये हमें पता चलता है किससे, भूचुंबकत्व के कारण। ठीक है, दूसरा हमें इसका जो पता चलता है वो इससे भी चलता है कि जो हमारे उल्का पिंड हैं, हम जब उल्का पिंडों का अध्ययन करते हैं तो उल्का पिंडों के अध्ययन से भी हमें
देखिए, जो उल्का पिंड है वो कब बने, जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो ब्रह्मांड के निर्माण की प्रक्रिया में क्या था कि सारे ग्रह भी बने, पूरा सौर तंत्र बना और पूरा ब्रह्मांड ही बना। तो उसी वक्त जो मैटर एक सिंगल, जो पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी हमने बिग बैंग थ्योरी में पढ़ा कि पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी, उसी से सारा पदार्थ बना। तो पदार्थ सब ग्रहों में वही पदार्थ जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उल्का पिंड में भी हमें, उल्का पिंड जब टूट के कोई टुकड़ा पृथ्वी पर आया, उसका हमने जब अध्ययन किया तो उसमें भी पाया गया कि उसमें लोहा और निकेल जैसे पदार्थ भारी पदार्थ थे। तो ये दो साक्ष्य जो हैं वो इस बात को साबित करते हैं कि पृथ्वी के अंतर घनत्व अधिक है। और क्यों है? क्योंकि पृथ्वी का जो अंतरतम भाग है वो भारी पदार्थों से बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हमें साक्ष्य जो है, इनडायरेक्ट साक्ष्य जो घनत्व है, इससे हमें पता चलती है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व ज्यादा है, यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में घनत्व में परिवर्तन होता है, इसलिए आंतरिक संरचनाएं अलग अलग प्रकार की होंगी। दूसरा हमारा लेते हैं हम दाब। घनत्व के बाद क्या लेते हैं? दाब। हमारी बात आती है दाब की। दाब से बात है तो मैंने दाब का भी आपको बताया कि जो पृथ्वी के दाब की जो हम बात कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष स्रोत हमारा, उसमें हमने बताया कि एक पृथ्वी के गहराई में जाने पर, पृथ्वी के गहराई में जाने पर दाब की मात्रा बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि एक के ऊपर एक परत जो है उनका भार इतना होता जाता है कि पृथ्वी की गहराई में जाते जाते पृथ्वी का जो दाब है, जो उनका परतों का जो दाब है वो अधिक हो जाता है। मगर दाब जो है हमारा वो घनत्व की वृद्धि का कारण नहीं हो सकता। ठीक है, यानी घनत्व की वृद्धि का कारण नहीं हो सकता। प्रयोगशाला में हमने मालूम किया कि प्रयोगशाला में हमें मालूम चलता है कि एक नियत मात्रा तक ही हम जब हम दाब बढ़ाते हैं तब घनत्व में वृद्धि हो पाती है। उसके बाद हम दाब कितना भी बढ़ा लें, घनत्व में वृद्धि नहीं होती है। मगर हम यह भी मानते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में घनत्व में जो वृद्धि होती है उसका कुछ कारण दाब भी होता है। ठीक है, यह नहीं कह सकते कि पूर्णतः दाब की वजह से ही घनत्व बढ़ा हुआ है, मगर यह कहा जा सकता है कि भारी पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग में है, मगर उनके साथ साथ परतों का जो भार है, जो दाब है, वह भी घनत्व का कारण है। इसलिए हम एक इनडायरेक्ट अनुमान दाब से भी लगाते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है उसमें नीचे जाने पर भारी पदार्थ होंगे। ठीक है दोस्तों, तो दाब भी हमारा अप्रत्यक्ष स्रोत जो है वो इस प्रकार से ही साबित हो पाता है, मगर इसकी कोई सटीक हम जानकारी नहीं निकाल पाते हैं कि दाब से हम पृथ्वी की पूर्णतः आंतरिक संरचना को बना सकें। ठीक है, दाब की बात हो गई। तीसरा हमारा स्रोत जो आता है अप्रत्यक्ष स्रोत, वो क्या आता है? तापमान। तो दोस्तों तापमान जो है उसका पृथ्वी के जब हमारे देखिए जितनी खान वगैरह जो है, हमारी जितनी माइंस हैं, उनमें जब हमने गहराई तक खनन किया या फिर जो हमने ड्रिलिंग की, 12 किलोमीटर तक की ड्रिलिंग की है, तो वो जो ड्रिलिंग की, उस ड्रिलिंग से हमको निकल के आया कि पृथ्वी के अंदर जब गहराई में हम जाते हैं तो गहराई में प्रत्येक 100 मीटर पर क्या तापमान जो है वो 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। ठीक है, तो इससे अनुमान लगाया गया कि पृथ्वी की जब हम गहराई में जाएंगे तो गहराई में जाने पे तापमान में वृद्धि होगी। ठीक है, यह एक अंदाजा लगाया गया। मगर क्या तापमान में वृद्धि इसी गति से होती रहेगी? अगर इसी गति से तापमान में वृद्धि होती रही तो लगभग 2900 किलोमीटर पे हम जब जाएं तो पृथ्वी का तापमान लगभग 25,000 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 25,000 डिग्री सेल्सियस। और इतना उच्च ताप जो है वो पृथ्वी के अंदर नहीं पाया जाता है। यह किससे पता चला है? यह हमें किससे पता चला है? जो हमने क्या छोड़ रखे हैं? उपग्रह जो छोड़ रखे हैं, सैटेलाइट जो छोड़े हैं, उनसे अंदाजा लगा है कि इतनी गहराई तक तापमान इतना ज्यादा नहीं है, 25,000 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है। तो इसकी वजह क्या हो सकती है कि इतना तापमान नहीं है? तो इसका तापमान इससे इतना नहीं होने के पीछे एक वजह यह हो सकती है कि पृथ्वी जो है
देखिए, एक जब हम दाब बढ़ा रहे हैं तो जब दाब, एक साइंस का फैक्ट है कि जब दाब बढ़ता है दोस्तों, तो दाब बढ़ने पे गलनांक जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, गलनांक भी बढ़ जाता है। जब हम कहीं पे दाब बढ़ाते हैं तो गलनांक भी बढ़ जाता है, ठीक है, दाब बढ़ाने पे गलनांक बढ़ जाता है। तो इतने उच्च तापमान पे हम सोचें कि पृथ्वी के अंदर की चट्टानें हैं वो तो पूर्णतः पिघल जानी चाहिए, कहीं पे कोई ठोस भाग होना ही नहीं चाहिए, पूरा पृथ्वी के नीचे तरल होना चाहिए, क्योंकि इतने उच्च ताप पे कोई भी चट्टान जो है वो ठोस अवस्था में नहीं हो सकती है। कितने, 25,000 डिग्री सेल्सियस पे। तो हमने इसका अंदाजा लगाते हैं, मगर देखते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ठोस चट्टानें भी हैं और तरल भाग भी हैं। तो ऐसा क्यों है? इसका कारण वैज्ञानिक रूप साक्ष्य में ये निकल के आता है कि जब दाब बढ़ाया जाता है तो गलनांक बढ़ जाता है। और गलनांक क्या होता है? किसी भी पदार्थ के द्रवित अवस्था में परिवर्तित होने का जो एक नियत ताप होता है, द्रवित अवस्था में परिवर्तित होने के लिए, एक लिक्विड स्टेट में आने के लिए, किसका, किसी भी ठोस का द्रवित अवस्था में परिवर्तन होने के लिए आवश्यक क्या, ताप, क्या है, गलनांक है। आवश्यक ऊष्मा जो है वो गलनांक है। ठीक है दोस्तों, तो इस आधार पे अंदाजा लगाया जाता है कि पृथ्वी के अंदर चूंकि दाब बहुत ज्यादा हो रहा है तो हो सकता है कि गलनांक अधिक है। इस वजह से जिस जगह पे हम पृथ्वी के जिस स्थल भाग में, जैसे हम बात करें अपर किसकी, मेंटल की, अपर मेंटल की हम बात करें तो अपर मेंटल जो है हमारा, अपर मेंटल में दोस्तों क्या होगा, अपर मेंटल का जो दुर्बलता मंडल मैंने आपको बताया था, उस दुर्बलता मंडल में यह सेमी लिक्विड स्टेट में है। क्यों है सेमी लिक्विड स्टेट में? क्योंकि सेमी लिक्विड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो गलनांक है, जो यहाँ पे जो गलनांक है, इतना अधिक दाब अपर मेंटल में नहीं बन पाता है कि यहाँ का गलनांक यहाँ के तापमान की तुलना में कम रह जाता है। तापमान तो क्या है यहाँ पे, अधिक है, और गलनांक कम है। और गलनांक कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दाब कम है। इसलिए तापमान गलनांक से ज्यादा हो जाने के कारण जो यहाँ की जो चट्टानें हैं, अपर मेंटल में जो दुर्बलता मंडल है, यहाँ की चट्टानें दुर्बलता मंडल एस्थेनोस्फीयर की, वो पिघल गई हैं और सेमी लिक्विड स्टेट में आ गई है। इसलिए यहाँ पे हमें मोल्टेड जो है मैग्मा जो है वो मिलता है। ठीक है दोस्तों, बाद में हम बात करते हैं किसकी, लोअर मेंटल की। तो लोअर मेंटल में आते आते जब ठोस स्ट्रक्चर हो जाती है तो इस क्यों होती है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ का जो गलनांक है, जो यहाँ गलनांक है वो इतना अधिक है कि यहाँ का दाब इतना अधिक है कि उससे गलनांक अधिक हो गया। दाब क्या है यहाँ पे, ज्यादा है, इस वजह से यहाँ पे गलनांक ज्यादा है। हो सकता है यहाँ के पदार्थ ज्यादा हो, यहाँ की चट्टानों में घनत्व ज्यादा हो। तो इस वजह से क्या है कि लोअर मेंटल जो है उसमें गलनांक उच्च होने की वजह से क्या है कि यह ठोस की तरह व्यवहार करता है। इसके बाद आती है हमारा आउटर कोर, जो भारी जो क्रोड है। आउटर कोर में हमारा द्रवित अवस्था में पदार्थ मिलता है। और वो क्यों मिलता है? क्योंकि यहाँ का जो तापमान है दोस्तों, वो तापमान जो है कितना है, हमारे गलनांक से क्या है, अधिक है। गलनांक कम है और तापमान अधिक है। तो इस वजह से यहाँ की चट्टानें जो हैं वो आसानी से पिघलेंगी। मान लिए यहाँ की चट्टानों का गलनांक जो है वो मान लो 200 डिग्री सेल्सियस है, तो और तापमान मान लो 250 डिग्री सेल्सियस हुआ तो ये पिघल जाएंगी। तो आउटर कोर इसलिए हमारा तरल है। और इनर जो है उसमें हमारे क्या है, इनर कोर जो है हमारा, इनर कोर में गलनांक जो है वो उच्च है, गलनांक उच्च है और यहाँ का तापमान कम है। इस वजह से हमारा इनर कोर क्या है, ठोस है। तो तापमान से हम इस तरीके से अंदाजा लगाते हैं कि पृथ्वी के अंदर अलग अलग परतें कैसे बनी हुई हैं। ठीक है, तो ये अब मैंने तापमान का आपको बताया कि तापमान यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है, ऐसे कैसे?
ऐसे इसलिए क्योंकि हमने देखा है कि पृथ्वी के अंदर जब हम गहराई में जाते हैं तो केवल 8 किलोमीटर की गहराई तक ही पृथ्वी के तापमान में एक समांग वृद्धि जो हमने ये बताई थी, ये वृद्धि 100 मीटर पर 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक सेल्सियस तक का मात्रा बढ़ती है, वो सिर्फ बढ़ती है 8 किलोमीटर तक। इसके बाद ऐसे वृद्धि नहीं होती है, उसके बाद वृद्धि कम होती है। फिर कहीं वृद्धि ज्यादा भी हो सकती, कम मतलब इर्रेगुलर हो जाती है। तो इस तरह से हम ये नहीं कह सकते कि 2900 किलोमीटर की गहराई पर 25,000 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा। तो तापमान जो हमारा है वो इस तरीके से हमारा इफेक्टिव होता है। इस तरीके से हमें तापमान से पता चलता है कि कैसे तापमान के आधार पे हम ये बता सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर गहराई पे द्रवित गलनांक और तापमान का किस तरीके से संबंध है और किस प्रकार की पृथ्वी की गहराई में चट्टानें हैं। ठीक है, इनके बाद हमारा अप्रत्यक्ष स्रोत, 3 हमारे ये अप्रत्यक्ष स्रोत हो गए। इसके बाद हमारा अगला जो अप्रत्यक्ष स्रोत आता है वो है उल्कापिंड, कि हम उल्कापिंड का अध्ययन करके ये बता दें कि पृथ्वी के अंदर भी क्या क्या होगा, क्यों होगा। मैंने अभी आपको बताया कि उल्कापिंड का जब हम अध्ययन करेंगे तो जब ब्रह्मांड की जब उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की प्रक्रिया में उल्कापिंड भी बने, ग्रह भी बने, उनमें से हमारा पृथ्वी भी एक ग्रह था। तो उसमें जो पदार्थ जो शुरुआत में बिग बैंग में निकल के आया वही पदार्थ सभी ग्रहों में गया, सभी ग्रहों में बट के गया। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पदार्थ हमारे उल्कापिंड में मिलते हैं वो उल्कापिंड जो पृथ्वी पर आके कोई गिरा उसके चट्टानों का हम अंदाजा लगाएं तो वही हमारे पृथ्वी के अंदर रहे होंगे। तो चौथा स्रोत जो हमारा अप्रत्यक्ष स्रोत है वो क्या है, उल्कापिंड। इसके बाद हमारा 5वां जो हम स्रोत लेते हैं वो ले सकते हैं हम गुरुत्वाकर्षण को। गुरुत्वाकर्षण के आधार पर हम पृथ्वी के अंदर की संरचना का अंदाजा लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, देखिए गुरुत्वाकर्षण बल जो हमारा है वो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल Fg बराबर होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो हमारा न्यूटन में जो निकल के आता है, ठीक है, इस गुरुत्वाकर्षण बल में जी क्या है, यहाँ पे गुरुत्व त्वरण है, गुरुत्व नियतांक है। इस नियतांक का मान क्या होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। ठीक है, तो इसका जो होता है वो क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये नियतांक निकल के आता है 6.67 में 10 की घात माइनस का 11 जो है वो इसका नियतांक निकल के आता है। तो इस आधार पे हम बताएं कि देखिए क्या होता है, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो किस पे डिपेंड है। अब इससे पता चल रहा है द्रव्यमान पे। किस पे, द्रव्यमान पे। यहाँ m1 क्या है, m1 है यहाँ पे प्रथम ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो भी हमारी जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी का द्रव्यमान, और दूसरा m2 क्या है, जिस पे गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है पृथ्वी का उस ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान m2 है। तो m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब ये देखिए पृथ्वी की त्रिज्या जो है उस पर डिपेंड करता है क्या, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, और द्रव्यमान पे डिपेंड करता है। अब देखिए हमारा ऐसा देखा गया है कि हम जो है ध्रुवों पे जब हम जाते हैं तो ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण जो मान है, गुरुत्वाकर्षण जो है वो क्या होता है, अधिकतम होता है। मैक्सिमम जो है वो कहाँ होता है, ध्रुवों पे। मगर विषुवत रेखा जो है उस पर देखा जाए तो वो विषुवत रेखा माने नहीं तो हम केंद्र का माने, विषुवत रेखा न मान के हम माने कि पृथ्वी के केंद्र पे देखें तो केंद्र पे जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, न्यूनतम होता है, मिनिमम या 0 होता है। क्यों होता है, देखिए पृथ्वी के केंद्र पे जाकर के आप जब खड़े हो गए, मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का केंद्र है। अब इस केंद्र पे जब आप जाकर के खड़े हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां से आपके और r क्या है, ये r है इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी। ठीक है, त्रिज्या नहीं है ये पृथ्वी के ऑब्जेक्ट जो है उसके और पृथ्वी के केंद्र के बीच की दूरी है ये। तो इस दूरी में देखिए जब आप केंद्र पे ही जाके खड़े हो गए हैं तो r का मान क्या हो गया, 0।
जब r का मान 0 हो गया तो ये सारा का सारा जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो 0 हो गया। मगर जब हम यहां से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो हमारा ध्रुवों की तरफ जाने पे क्या होता है, जो हमारी r है उसका मान बढ़ जाता है और इस वजह से गुरुत्वाकर्षण बल मान जो है वो सबसे अधिक होता है। दूसरी बात, हमारे जितने भी अक्षांश हैं, ठीक है, जितने भी हमारे अक्षांश हैं उन अक्षांशों पे भी पृथ्वी जो है उसका गुरुत्वाकर्षण का मान अलग अलग होता है। तो अक्षांशों पे जब गुरुत्वाकर्षण बल का मान देखा गया तो उससे अंदाजा लगा कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो अलग अलग जगह अलग अलग है, क्योंकि बल जो है वो द्रव्यमान के प्रोपोर्शनल है, द्रव्यमान के समानुपाती है। तो उससे अंदाजा लगाया गया कि पृथ्वी पर अगर गुरुत्वाकर्षण बल अलग अलग अक्षांश पे अलग अलग आ रहा है तो इसका कारण एक तो हो सकता है कि ऑब्जेक्ट और केंद्र से दूरी, दूसरा वो असमान रूप से जब बढ़ रहा है। अगर समानता से बढ़ता तो दूरी बढ़ने के साथ साथ हम कह देते हैं कि भैया जो है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल वो बढ़ रहा है केंद्र से दूरी के साथ, मगर दूरी के साथ साथ वो विषमांगी हेट्रोजीनियसली जिसमें एक समान अनुपात में नहीं बढ़ रहा है, कहीं कम कहीं ज्यादा बढ़ रहा है, तो उससे अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी का द्रव्यमान जो है वह भी एक जगह कहीं कम है कहीं ज्यादा है। ठीक है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान जो है वो एक जगह पूरी तरह स्थिर नहीं है, वह कहीं ना कहीं कम ज्यादा है। तो उससे अंदाज लगाया जाता है कि पृथ्वी के अंदर जो है पदार्थ जो हैं कहीं पे ज्यादा संचित हैं, कहीं पे हल्के पदार्थ हैं, कहीं पे भारी पदार्थ हैं। ठीक है, तो यह भी एक अप्रत्यक्ष स्रोत का काम करता है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल, जिससे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगा सकते हैं, बस एक अंदाजा लगा सकते हैं अप्रत्यक्ष स्रोत, परंतु यह इतना सटीक नहीं हो सकता। तो गुरुत्वाकर्षण बल के बाद हमारा जो अगला जो निकल के आता है गुरुत्वाकर्षण बल के बाद, वह छठा पांच जो हमारा अप्रत्यक्ष स्रोत है वह है क्या, भूचुंबकत्व। ठीक है, तो भूचुंबकत्व को कैसे माना, मैंने आपको निफे बताई, निकिल फेरस के कारण क्या है, पृथ्वी एक तो साबित होता है कि पृथ्वी के केंद्र में भारी पदार्थ हैं, दूसरा क्या होता है कि पृथ्वी एक चुंबक की तरह कार्य करती है, पृथ्वी का अपना मैग्नेटिक फील्ड बनता है और उसी से आइडिया लगाया जाता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग जो है उसमें कैसे पदार्थ रहे होंगे, पृथ्वी के भूचुंबकत्व के आधार पर ही। तो दोस्तों ये 6 जो मेन स्रोत जो हमारे अप्रत्यक्ष स्रोत हैं उनसे एक अंदाजा लगाया जाता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी रही होगी। ठीक है, इनके अलावा अब जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए जो हमारे अप्रत्यक्ष स्रोत में उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, एक तो घनत्व। हालांकि उपग्रह प्रक्षेपण जो हमारे हैं उनसे भी एक आइडिया अब लगाया जा रहा है, मगर एक तो घनत्व सबसे इंपॉर्टेंट था। उससे हमने पता लगाया कि पृथ्वी के अंदर घनत्व बढ़ रहा है, इसका मतलब पृथ्वी के अंदर की संरचनाएं परिवर्तित हो रही हैं। दूसरा जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो अप्रत्यक्ष स्रोत निकल के आता है वह आता है क्या, भूकंप विज्ञान। क्या निकल के आता है, भूकंप विज्ञान, सीस्मोलॉजी। ठीक है, तो सीस्मोलॉजी, सीस्मोग्राफ, तो भूकंप की जो हमारी अलग अलग जो तरंगे हैं उन तरंगों का जो व्यवहार है अलग अलग परतों में, उसके आधार पर भी हम पता लगाते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। और ये टॉपिक है हमारा, इसको हम सेपरेटली पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये याद रखिए, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के जो स्रोत हैं उन स्रोत के बारे में फर्स्ट लेक्चर में आपको ये दे चुका हूं, और इसका हम सेकंड पार्ट जो बनाएंगे इसका, वो सेकंड पार्ट हम लेंगे सिर्फ भूकंप विज्ञान पे। सिर्फ भूकंप विज्ञान के आधार पर ही हम आपको बताएंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको सेपरेटली बताऊंगा कि कैसे भूकंप विज्ञान हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने में सहायक साबित होता है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें आप देखिएगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना की सटीक जानकारी किस प्रकार प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये सारे जो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष जो मैंने आपको बताए हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और आप इनको लिंक कर पाएंगे पिछले वीडियो से जिसमें मैं आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आपको बता चुका हूं। ठीक है, आगे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के भूकंप विज्ञान के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।